नमस्कार, कैंडिड कॉन्वर्सेशंस के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज फिर से एक बार मेरे साथ हैं सुप्रिया जी। बहुत स्वागत है सुप्रिया जी आपका। जो दर्शक हमारा ये प्रोग्राम देखते हैं उनको सुप्रिया जी के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। सुप्रिया जी बिजनेस जर्नलिस्ट रही हैं 18-20 सालों तक, तो देश के इकोनॉमी, वित्तीय चीजों को बहुत अच्छे ढंग से समझती हैं। तो मैं आज उनसे थोड़ा डिटेल में बात करूंगा इस बारे में, और दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि थोड़ा रुक के, थोड़ा समय लेकर के इन जरूरी मुद्दों को समझें, क्योंकि हमारे रोज के मुद्दों में ये कहीं खो जाती हैं बातें। लेकिन उससे पहले मैं एक जो शुरुआत करना चाहता हूं, 2024 का चुनाव आने वाला है और ये तय करेगा कि देश हमारा किधर जाएगा, हमारी आइडियोलॉजी क्या होगी, देश किस रास्ते चलेगा। और अभी राहुल गांधी जी यूएस के दौरे पर थे, उन्होंने कई जगह भाषण दिए, लेकिन एक जगह उन्होंने भाषण में बहुत आसान शब्दों में समझाया कि अब बात या जो लड़ाई है वो एक गांधी की विचारधारा की है और एक गोडसे की विचारधारा की है। वैसे तो मोदी जी सार्वजनिक रूप से जहां भी जाते हैं गांधी जी को प्रणाम करते हैं, ट्वीट भी करते हैं, लेकिन ये खुला सच है कि उनकी आइडियोलॉजी उनके विपरीत है गांधी जी के, और उसको साबित करते हैं भाजपा के नेता और रोज करते हैं। तीरथ सिंह रावत ने अभी गोडसे की बड़ाई की, फिर बिहार के एक नेता हैं, उन्होंने कहा। तो एक बात जरा मैं आपसे सुप्रिया जी ये समझना चाहूंगा कि हमारा देश ये कब और कैसे तय करेगा कि हमें किस रास्ते पे चलना है। आप सबको मेरा नमस्कार। और ज्ञानेश जी, जिस बात का आपने उल्लेख किया है, यही बात राहुल गांधी ने अमेरिका में कही और यही बात वो हिंदुस्तान में कहते हैं कि 2024 की लड़ाई बिल्कुल बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक असमानता, चीनी अतिक्रमण, रानी महाघोटाला सब कुछ है। लेकिन अंतत तथोगत्वा जो विचारधारा है वो लड़ाई सब आके टिक जाती है गांधी बनाम गोडसे। गांधी इस सदी के जननायक थे। गांधी इस देश की नैतिक धुरी है, भारत की सबसे बड़ी पहचान है। लेकिन उसके अलावा गांधी रिप्रेजेंट करते हैं सच को, सत्य को, अहिंसा को, प्रेम को, त्याग को। एक रिफॉर्मिस्ट है वो। और गोडसे दूसरे हाथ पर एक नफरत से भरा हुआ, गुस्से से भरा हुआ, अपने अस्तित्व से ही जो गुस्से में है, एक ऐसा व्यक्ति है जो झूठ को, जो नफरत को रिप्रेजेंट करता है। और आज मुझे लगता है कि हिंदुस्तान को यह चुनना है कि आप गांधी का देश बनकर रहेंगे या आप गोडसे के उपासकों के साथ खड़े। और सारी लड़ाई इसी की। और मेरा अपना मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम नेता जो गांधी के खिलाफ बोलते हैं, जो गोडसे की जय जयकार करते हो, चाहे वो प्रज्ञा ठाकुर हो या कोई और हो, जिनको मोदी जी दिल से माफ नहीं कर पाए, अब एक नई खेप, एक नया फैशन चल रहा है गोडसे को सपूत बुलाने का। मुझे तो नहीं लगता कि गांधी की जिसने गोली मारकर हत्या करी और जिस आरएसएस को सरदार पटेल ने बैन किया, वहां का नाथूराम गोडसे एक देशभक्त हो सकता है। किस तरह से वो सपूत है? अगर वो सपूत है तो ये सपूतों के, भारत के वीरों के, भारत के महानायकों के नाम पर एक काला धब्बा है। मुझे लगता है कि आज चॉइस नरेंद्र मोदी जी के सामने एक ही है और उनको ये चुनौती स्वीकार करनी पड़ेगी कि क्या आप गांधी के हत्यारे, गोडसे के उपासकों को अपनी पार्टी से निकाल फेंकेंगे, उनसे किनारा करेंगे, उनको सबक सिखाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और अगर आप उनको संरक्षण देते रहते हैं तो कृपया करके गांधी के आगे नतमस्तक होना बंद कर दीजिए, ये ढोंग बंद कर दीजिए। ये इसलिए बंद कर दीजिए क्योंकि देखिए, आप भी जानते हैं और सारा विश्व जानता है, वैधता आपको गांधी के आगे ही सिर झुकाकर मिलेगी, गोडसे से नहीं मिलेगी। अगर ऐसा होता तो सावरकर और गोडसे की प्रतिमाओं का अनावरण करते हुए विदेश जाकर, लेकिन विदेश में डंका तो गांधी का ही बचता है और इसीलिए वैधता गांधी से ही मिलेगी। इसी कारण से मैं कहती हूं, आप चुनाव कीजिए, आपको चुनाव करना पड़ेगा कि गांधी बनाम गोडसे की लड़ाई में इस देश का प्रधानमंत्री कहां खड़ा है। आरएसएस का मुखपत्र है द ऑर्गेनाइजर, उसके जो संपादक हैं प्रफुल्ल केतकर, उन्होंने एक लेख लिखा है, एक एडिटोरियल लिखा है, और वो कर्नाटक चुनाव में बीजेपी के हार को देखते हुए उन्होंने बीजेपी को कुछ सलाह दी है। उस सलाह में उन्होंने ये कहा कि मोदी जी का करिश्मा अब अकेला काफी नहीं है इस चुनाव जीतने के लिए, और हिंदुत्व की विचारधारा जो सिर्फ आप करते हैं वो भी आप काम नहीं करेगी। आपको रीजनल लेवल पे आपको डिलीवरी मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा कि आप अपने वादों को कैसे पूरा करें, लोगों को कैसे राहत दें। आप जो बात कह रही हैं चुनने की, तो ये तो साफ उन्होंने चुन लिया हुआ है कि मतलब वो तो ही है उस विचारधारा पे। आप देखिए तो उस लेख को आए हुए 4-5 दिन हो गए और 4-5 दिन में ये बातें और तेज हो गई कि गोडसे ही सपूत हैं। मूवी आ रही है सावरकर के ऊपर, वो मूवी में बताया जाता है कि वो भगत सिंह उनसे इंस्पायर्ड हो गए थे। अगर वो गांधी अहिंसावादी तरीका ना अपनाते तो हम 35 साल पहले ही आजाद हो जाते। हालांकि जब साउथ अफ्रीका में थे तभी वो बताते थे कि आजाद हो जाते।
तो वो तो चुनाव उन्होंने कर लिया है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव उन्होंने विचारधारा का किया है, लेकिन इतनी हिम्मत तो नरेंद्र मोदी जी की भी नहीं है कि वो इस देश में गोडसे का चुनाव कर ले। ये मैं और आप अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि इस देश की फैब्रिक, इस देश की आत्मा में गांधी है। वो लाख केरला स्टोरी, वो लाख सावरकर की पिक्चर, वो लाख भगत सिंह के बारे में मनगढ़ंत बातें प्रचारित करते रहे, लेकिन जब भगत सिंह के चिट्ठी पढ़ी जाती है और उसमें आरएसएस के खिलाफ और एक मिलिटेंट आइडियोलॉजी के खिलाफ वो बोलते हैं, रिलीजियस मिलिटेंसी के खिलाफ, या जब सुभाष चंद्र बोस इनको सबसे बड़ा फैशिस्ट मानते हैं, तो इनके सारे ढकोसले धराशायी हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि हाँ, वो अंदर से जरूर गोडसे के उपासक है, वो अंदर से जरूर उस विचारधारा, उस नफरती विचारधारा, उस अलगाववादी विचारधारा, उस विचारधारा से प्रेरित है जिसने गांधी को मारा। लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री अपने पद पर रहते हुए, सार्वजनिक जीवन में रहते हुए गोडसे का चुनाव नहीं कर सकता है। और ये गांधी की सत्यता है, ये गांधी की महानता है कि उनके आलोचकों को भी, उनके मारने वालों को भी, उनके वंशजों को भी अंततः गत्वा शीश गांधी के आगे झुकाना पड़ता है। ये गांधी का सच है, ये गांधी की सत्यता है। आपने एक बात कही आरएसएस के मुख्य पद के बारे में, उन्होंने एक सर्वे किया और अब तो आरएसएस आईना दिखा रहा है भाजपा को। वो कह रहा है 2024 की लड़ाई मुमकिन नहीं होगी सिर्फ मोदी जी के चेहरे पर। वो ये भी कह रहा है कि हिंदुत्व एज एन इशू खत्म हो चुका है। पर ये एक जो असलियत हम देख रहे हैं सड़कों पर, उसी असलियत को बयां कर रहा है। कर्नाटका ने उस असलियत का पर्दाफाश किया। क्या है वो असलियत? असलियत यह है कि अगर आप सरकार में हैं, अगर आप सत्ता में हैं, तो आप लोगों की बात करिए, आप महंगाई की बात करिए, आप बेरोजगारी की बात करिए, आप आर्थिक असमानता की बात करिए, आप जो कर्ज से देश डूब रहा है उसकी बात करिए। आप कहां इधर उधर की बातें करते हैं? अब महाराष्ट्र में एक औरंगजेब के नाम पर शगुफा छोड़ा हुआ है। अरे डिलीट कराओ, ट्वीट खत्म करो उस मैटर को, उस पर रोज डिबेट होगा, उस पर 10 लोग बोलेंगे, नेता लोग आएंगे, वो एक विषय बनाया जाएगा। यही इन्होंने टीपू सुल्तान के साथ किया था कर्नाटका में। लोगों ने क्या बोला? कर्नाटका का मुद्दा है 40% कमीशन, उससे इधर से उधर हुए तो आपको विपक्ष में बिठाएंगे और कांग्रेस को सत्ता में लाएंगे। मुझे तो ऐसा लगता है आरएसएस भी आईना दिखा रहा है, इनका आइडियोलॉग है। लेकिन वही है कि जिस दंभ और अहंकार से मोदी सरकार चूर्ण है, और वाकई में बहुत दंभ और अहंकार से चूर्ण है, वो शायद नहीं देखेंगे। हमें अच्छा लगता है कि वो ना देखें। जी, एक बस आखिरी सवाल मेरा पॉलिटिकल, उसके बाद मैं इकोनॉमिक सवाल पे आऊंगा। 24 तारीख को 23 तारीख को पटना में एक विपक्षी दलों की एक बड़ी बैठक होने जा रही है। खबरें लोगों को पता है। 2-3 नामों पे जो मुझे संदेह है कि एक तो जैसे केसीआर को बुलाया नहीं गया है, उसमें अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी, और थोड़ी देर के लिए अखिलेश यादव जी भी। इनसे क्या समझौता अभी इस स्तर पे, अभी इस समय हो जाएगा, या अभी थोड़ा समय है और चीजों को होने में? कितने नजदीक हैं हम विपक्षी एकता को देखने के? देखिए, विपक्षी एकता तो आपने कर्नाटक की स्वेरिंग इन सेरेमनी में भी देखी थी। विपक्षी एकता आप लगातार पार्लियामेंट में देख रहे हैं, जहां 19-19, 20-20 पार्टियां एक स्टैंड ले रही हैं, साइन कर रही हैं लेटर इस सरकार की बदसलूकी, इनकी निरंकुशता के खिलाफ, इनका पर्दाफाश करने के लिए। मुझे लगता है विपक्षी एकता कोई एक पिक्चर नहीं है जिसका ट्रेलर एकदम से दिख जाएगा। मुझे लगता है विपक्षी एकता इज अ वर्क इन प्रोग्रेस, और विपक्षी एकता की वो जो धुरी है वो कांग्रेस बनेगी। लेकिन विपक्षी एकता यही तो है कि गांधी और गोडसे की लड़ाई में आप किसके साथ खड़े हैं? ट्रेन हादसे के बाद आप पीआर में खड़े हैं या 288 लोगों की मौत की जवाबदेही तय करने में खड़े हैं? आप लड़कियां सड़कों पर पिट रही हैं, उनको उनकी उनकी अवहेलना करी जा रही है, आप ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ खड़े या लड़कियों के साथ खड़े? यही है विपक्षी एकता। विपक्षी एकता यही है कि जब गरीब रोटी मांगेगा तो उसको लहसुन प्याज हम नहीं खाते कहा जाएगा, तो आप उनके साथ खड़े हैं या गरीब के साथ खड़े? आप बेरोजगार के साथ खड़े या बेरोजगार पर लाठी चलाने वाले के साथ खड़े? आप किसान के साथ खड़े या किसान पर जो बम गोले दागे जाते हैं उनके साथ खड़े? यही है विपक्षी एकता। और मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें, अभी 10 महीने हैं चुनाव को, बहुत सारी चीजें पॉलिटिकल कंपल्शंस होते हैं, धीरे धीरे सामने आएगी। एक मोटे तौर पर विपक्ष में एकता है। एक मोटे तौर पर सबको यह लगता है कि अगर इस देश को बचाना है, अगर इस देश को वापस गांधी का देश बनाना है, तो ऐसे लोगों को सत्ता से बाहर करना होगा। और उसमें मुझे लगता है कि एक सामंजस्य, एक समन्वय है। ठीक है, उस पर हमारी नजर रहेगी। और शनिवार को आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें कि आपने बहुत एक शॉकिंग चीज हमें बताई कि पिछले 60-65 सालों में कुल सरकारों ने मिल करके करीब 55 लाख करोड़ का लोन लिया था, और मोदी सरकार ने 9 साल में 100 लाख करोड़ का लोन लिया है।
इसको थोड़ा हमें अगर दर्शकों को विस्तार से आप बता पाएं तो मैं इसके बाद एक छोटा सवाल मेरा और रहेगा। मैं थोड़ा सा आपको कर्जे के बारे में बता देती हूँ। हर सरकार कर्ज जी। लेती है काम करने के लिए, हर सरकार कर्ज लेती है प्रोजेक्ट्स के लिए, और उस कर्ज का इम्पैक्ट होता है जनता पर, मिडिल क्लास पर, आम लोगों पर। और क्योंकि सॉवरेन डेट होती है तो हम सबकी भी थोड़ी थोड़ी, जिसको कहते हैं हम सबके सर पे कर्जा होता है। इस देश की आजादी के 67 साल में 14 प्रधानमंत्रियों ने मिलकर 55 लाख करोड़ का कर्ज लिया। इस देश में प्रोग्रेस हुई, संस्थान बने, फैक्ट्रीज बनी, सब कुछ हुआ, सड़कें बनी, सब कुछ हुआ, स्कूल, AIT, एम्स, कॉलेज, सब कुछ बना। 14 प्रधानमंत्रियों ने 67 साल में 55 लाख करोड़ का कर्ज लिया। मोदी जी ने 9 साल में ही 155 लाख करोड़ कर डाला, उसको तिगुना कर डाला, उस कर्जे को 100 लाख करोड़ का कर्जा ले लिया। और शॉकिंग बात यह है कि मैं तो अभी 2022 का फिगर बता रही हूं, अगर आगे बताने पे आ जाऊं तो वो 173 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच गया है। इसका मतलब हिंदुस्तान की जनता का अभी जो नव शिशु पैदा हो रहा है उसके सिर पर भी 1,20,000 का कर्ज है। दिक्कत की बात यह है कि हर चीज पर विदेश का हवाला देने वाले, फलाने देश में हो रहा है, फलाने देश में वो हो रहा है, इनसे पूछना चाहिए हिंदुस्तान का डेट टू GDP रेशियो, आपके यहां कितना कर्ज है वर्सेस आपका GDP क्या रेशियो होता है, ये 84% पे है आज। ये कभी 52% पे होता था 2020 तक। इस कदर देश के फाइनेंसेस को बिगाड़ कर रख दिया है। और CAG की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में जब ये 52% पे होता था तब उनका कहना था कि हमारी ऋण स्थिरता नेगेटिव हो रही है, मतलब हमारी जो पेइंग बैक कैपेसिटी है, हमारे अंदर क्षमता भी है कि नहीं उस लोन को पे बैक करने पर, उस पर अब संशय लग रहा है। और आपके व्यूअर्स की जानकारी के लिए बता दूं कि 11 लाख करोड़ हर साल तो भारत सरकार सिर्फ ब्याज दे रही है। इसका फायदा किसे हो रहा है? इसका फायदा ना स्टूडेंट को हो रहा है, ना युवा को हो रहा है, ना किसान को हो रहा है, ना बेरोजगार को हो रहा है, ना गरीब को हो रहा है, ना मध्यम वर्ग को हो रहा है। इसका सारा फायदा पूंजीपतियों को हो रहा है, क्योंकि 23 करोड़ लोग गरीबी की सीमा रेखा के नीचे हैं, 83% की आय घटी है, 11,000 लघु मध्यम उद्योग बंद होते हैं, और उसी दौरान अरबपतियों की संख्या 102 से बढ़कर 166 हो जाती है। तो कर्जा खूब लिया जा रहा है, फायदा मित्रों को पहुंचाया जा रहा है, खस्ता हाल भारत की अर्थव्यवस्था को किया जा रहा है। नहीं, जैसा इस सरकार का कहना है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम ज्यादा खर्च कर रहे हैं, तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर रहे हैं तो वो उसका फायदा पूंजीपतियों को कैसे हो रहा है, ये जरा समझाएं, क्योंकि उसमें तो हमारे छोटे लेबरर्स इन्वॉल्व रहते हैं। मैं समझाती हूं। अगर आम आदमी को इस कर्ज का फायदा हो रहा होता तो आम आदमी की आय बढ़ती। उसका सबसे बड़ा सूचक है कि 83% इस देश की आबादी पिछले 3 साल में घटी है। 23 करोड़ लोग गरीबी की सीमा रेखा के नीचे, हमने 27 करोड़ को गरीबी रेखा से उबारा था। मोदी जी की ऐसी कृपा रही कि वो गरीबी की सीमा रेखा के नीचे चले गए। अब मैं आपको एक शॉकिंग बात बताती हूं। अगर इस देश को आप 2 भागों में डिवाइड कर दीजिए, 50 अमीर 50 गरीब, 50 ऊपरा तबका 50 निचला तबका, जो 50 निचला तबका है, मतलब इस देश की आधी आबादी के पास इस देश की कुल 3% संपत्ति है, आधी आबादी के पास मात्र 3% सब्सिडी है। लेकिन आपको पता है कि वो GST का कितना अदा करते हैं? वो GST के कुल कलेक्शन का 64% अदा कर रहे हैं। 10% जो सबसे अमीर धन्ना सेठ है, उनके पास इस देश की आबादी का 80% वेल्थ है, और वो मात्र 3% GST का कुल कलेक्शन का दे रहे हैं। तो कर्जा भी आपके ऊपर लादा जाएगा, महंगाई से कमर भी आपकी तोड़ी जाएगी, बेरोजगार भी आप रहेंगे, और टैक्स वसूली भी आप ही से करी जाएगी। मतलब ये सरकार चलाने का जो ढंग 2014 से हम लोगों ने देखा वो वाकई अद्भुत है। क्योंकि गांधी की एक विचारधारा थी कि जब कोई पॉलिसी फॉर्मेशन करो, जब कोई पॉलिसी निर्माण करो, जब नीति निर्माण में कभी भी संशय हो तो हमेशा पंक्ति में खड़े उस अंतिम व्यक्ति का चेहरा सोचो और तब फाइल साइन करो। इनकी जो नीति निर्माण की फाइल है वो पंक्ति में सबसे आगे खड़े एक मित्र का चेहरा सोचो, गौतम अडानी का, और फिर साइन करो। इसके अलावा इसका कोई देयर इज नो रीजन व्हाई दे वुड डू दिस। ये महज संयोग नहीं हो सकता कि 9 साल में आप कर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। मैं आपसे पलट के सवाल पूछती हूं, हमारी GDP का 2/3 हिस्सा उपभोग से आता है, मतलब कंजम्पशन। जो लोग खाने पे खर्चा करते हैं, बाहर कुछ खरीदने पे खर्चा करते हैं,
जूता चप्पल साबुन टिकुली बिंदी इस पे सब पे खर्चा करते हैं। हिंदुस्तान का कंजम्पशन लगातार घट रहा है, 61.6% वित्तीय वर्ष 2022 में था। अभी जो जीडीपी डेटा आया था जिसका बड़ा डंका पीट रहे थे उसमें 60% आ गया है वित्तीय वर्ष 2023 में। हमारा कंजम्पशन घटने का मतलब क्या है कि लोग कम पैसा खर्चा कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कम पैसा है, क्योंकि उनकी आय कम हो गई है और बेरोजगारी है। किसी और सरकार की रातों की नींद उड़ा दी है, लेकिन मोदी सरकार मस्त सोती है क्योंकि अडानी जी वापस से एशिया के नंबर दूसरे सबसे अमीर आदमी बन गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि यह महज संयोग नहीं है, यह एक सोचा समझा षड्यंत्र है जो इस देश के खिलाफ रचा गया है। नहीं, लेकिन वो उनका उत्तर जवाब उनका ये होता है कि आप अमेरिका में देखिए, जो आप डेट टू जीडीपी रेशियो की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं अमेरिका तो देखिए अपनी अपर सीलिंग लिमिट छू गया है, वहां वो लोग ज्यादा परेशान है, वहां का उनका जीडीपी ग्रोथ 1.5% है, हम 6.2 से बढ़ रहे हैं। तो आप लोगों को क्या परेशानी? हम इंडिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है इंडिया में। इसके दो जवाब है। जी 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 सॉरी, अगर मैं बोल सकूं, इसके दो जवाब है। अमेरिका की इकोनॉमी का साइज 22 ट्रिलियन डॉलर है, हमारी इकोनॉमी का साइज 3.2 ट्रिलियन डॉलर है। तो हम अगर 6% से भी ग्रो करेंगे और वो 2% से भी ग्रो करेंगे तो हमसे बहुत ज्यादा समृद्धि अपने लोगों तक पहुंचा पाएंगे, क्योंकि उनका साइज ऑफ द इकोनॉमी इतना बड़ा है। ये चीन से कंपेयर करते थे, चीन की इकोनॉमी का साइज 17 मिलियन डॉलर है, हम अभी 3-3.25 मिलियन डॉलर पर बैठे हुए हैं। पहली बात, एक ये जो शगुफा छोड़ा जाता है कि हम फास्टेस्ट ग्रोइंग, आप फास्टेस्ट ग्रोइंग बन गए, बहुत अच्छी बात है, आपने यूके को पछाड़ दिया। पर पर्सन इनकम क्या है इस देश की? पर पर्सन इनकम इस देश की 7,000 यूएस डॉलर है, 7,000 यूएस डॉलर। ब्रिटेन की 50,000 यूएस डॉलर से ऊपर है और अमेरिका की 80,000 यूएस डॉलर से ऊपर है। तो क्या कंपैरिजन कर रहे हैं हम? मैंने अभी कुछ दिन पहले चेक किया था, हमारी पर कैपिटा जीडीपी 159th रैंक है दुनिया में। जी हाँ, आबादी चूंकि ज्यादा है इसलिए, जी आबादी ज्यादा है इसलिए शायद हम लोग 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब अमेरिका की इकोनॉमी का हवाला दिया जाता है या उनकी डेट के बारे में बात करी जाती है तो यह भूल जाया जाता है कि अमेरिका में एक सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क है। अमेरिका ने कोविड काल के दौरान लोगों के हाथ में पैसा दिया और इसीलिए उनकी इकोनॉमी रिसेशन में नहीं गई, उनकी इकोनॉमी में कंजम्पशन खत्म नहीं हुआ। हमारी इकोनॉमी 23% डूबी थी, आज भी हम उबर नहीं पाए हैं पूरी तरह से। हम 6% कौन सी ग्रोथ रेट के बेस पर कर रहे हैं? हम 23 फीट गड्ढे के अंदर गए, हमने फिर सिर निकाल के धीमे से ऊपर आए, तो जब हम 7 ऊपर आए तो गड्ढे के नीचे अभी भी हम हैं, 16 फीट गड्ढे के नीचे हैं। तो मेरा अपना मानना यह है कि बाकी देशों के कंपैरिजन जब आप करते हैं तो अपने जैसे देशों से करना चाहिए, जो अदर डेवलपिंग इकोनॉमीज है, जो अदर इमर्जिंग मार्केट्स है। अदर इमर्जिंग मार्केट्स में एवरेज कर्जा टू जीडीपी रेशियो 64.5% है, 64.5%। हमारे यहां 84% है। और सवाल उठ रहे हैं कि क्या हम ये अदा कर पाएंगे? ये बड़ी भयावह स्थिति है, लोगों को अभी समझ में नहीं आ रही है। जी, अब एक आखिरी और जरूरी सवाल है कि 2019 के चुनाव में कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में एक न्याय स्कीम लेके आई थी, जिसको हम लोग कह रहे थे कि बेसिक यूनिवर्सल इनकम होगी, कम से कम एक परिवार की आमदनी 12,000 रुपए तक होगी और अगर जो भी कम पड़ेगा मैक्सिमम 6,000 रुपए तक सरकार उसको कैश देगी। अभी भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं अनंत नागेश्वरन साहब, उन्होंने कहा है कि ये जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात हो रही है वो भारत जैसे देश में जरूरी नहीं है, और अगर हम ऐसे लोगों को पैसा देंगे तो लोग नाकारा हो जाएंगे, बिजनेस करना, जॉब करना, कुछ छोटा स्टार्टअप शुरू करना फिर वो लोग भूल जाएंगे। जबकि वो राशन बांट रहे हैं फ्री में, लेकिन वो कह रहे हैं कि ऐसी किसी इनकम की जरूरत हमारे देश में नहीं है। आप लोगों का इस पे क्या स्टैंड है? क्योंकि वो आपकी बहुत ही एक फ्लैगशिप अनाउंसमेंट था आपका, वो उसको बड़े बड़े आर्थिक मामलों के जानकार ने बनाया था, डॉक्टर रघुराम राजन ने बनाया था। ये दोनों में कितना फर्क है, दोनों लोगों की सोच में? आप लोग अभी भी क्या सोचते हैं कि ऐसे किसी एक स्कीम की जरूरत है? देखिए, आपके सवाल का जवाब देने से पहले आपके व्यूअर्स को यह पता होना चाहिए कि न्याय योजना को हमने छत्तीसगढ़ में लागू किया है और छत्तीसगढ़ में लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। यह टोटली फीजिबल है। और जिस तरह की बात नागेश्वरन जी कह रहे हैं, ये उनकी मजबूरी है, सरकार में है तो जी हजूरी करनी पड़ेगी।
लेकिन वो भी जानते हैं कि हिंदुस्तान की जीडीपी का अगर 2/3 हिस्सा कंजम्पशन है, वी आर अ कंजम्पशन लेड इकोनॉमी, नॉट एन इन्वेस्टमेंट लेड इकोनॉमी। और अगर वो कंजम्पशन पर चोट पहुंच रही है, कंजम्पशन पर डेंट पहुंच रहा है, तो ये भयावह स्थिति बन रही है। और लोगों को उबारने का, एक आर्थिक सुचक्र वापस शुरू करने का तरीका ही है कंजम्पशन को स्टोक करना। जो न्याय योजना है वो अपने आप में बहुत रेवोल्यूशनरी है। क्या कहती है न्याय योजना? आप लोगों को अतिरिक्त पैसा दीजिए, लोग अतिरिक्त पैसे आएगी, उस अतिरिक्त पैसे से लोग खर्चा करेंगे, खर्चा होगा तो फैक्ट्रियां ज्यादा काम करेंगी, फैक्ट्रियां ज्यादा काम करेंगी तो निवेश ज्यादा होगा और फैक्ट्रियां लगेंगी और काम बढ़ेगा और शिफ्ट में काम होगा और लोगों को नौकरी मिलेगी। जितने और लोगों को नौकरी मिलेगी उतनी और इनकम आएगी। तो दिस इज कॉल्ड अ वर्चुअस साइकिल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। द फर्स्ट इज यू गिव मनी इन द हैंड्स ऑफ द पीपल, वो लोग खर्चा करते हैं, खर्चे से इकोनॉमिक गतिविधि बनती है, इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट से ज्यादा गतिविधि बढ़ती है और फिर नौकरी मिलती है लोगों को, और वो सुचक्र। हमारी इकोनॉमी एक कुचक्र में फंस गई है। किसी भी जीडीपी के 4 पहिए होते हैं, प्राइवेट कंजम्पशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर, प्राइवेट एक्सपेंडिचर एंड एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स हमारे डाउन है, प्राइवेट एक्सपेंडिचर हमारा डाउन है। कोई बड़ा फैक्ट्री लगाने को नहीं तैयार है हिंदुस्तान में, उद्योगपति सब 38,000 हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स ने देश छोड़ दिया है। प्राइवेट कंजम्पशन जैसा मैंने आपको बताया, पब्लिक कंजम्पशन एक थोड़ा बहुत चल रहा है, लेकिन उसके चलते हिंदुस्तान की इकोनॉमी नहीं उबर सकती। और हम क्यों इस बात को इतना महत्व देकर बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी को उबारना चाहिए और उबारना पड़ेगा? हमारे यहां 60% आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है। वी आर नाउ नॉट जस्ट द मोस्ट पॉपुलस, सबसे ज्यादा जनसंख्या हमारी नहीं, बट सबसे युवा जनसंख्या भी पूरे विश्व में भारत में रहती है। अगर आज नौकरियों की, व्यवसाय की, आर्थिक एक्टिविटी की बात नहीं हुई तो बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि एक बड़ी आबादी जिसके पास कुछ करने को नहीं है, वो एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है। शायद सरकार ये समझना नहीं चाहती है, क्योंकि अगर समझेगी तो उनको धर्मांधता में उनके हाथों में तलवारें कैसे पकड़ाई जाएंगी, उनको मस्जिदों पे चढ़कर फ्लैग कैसे करवाए जाएंगे, क्योंकि लोग फिर सवाल पूछना शुरू कर देते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि सवाल तो फिर भी पूछे जाएंगे, लेकिन सरकार को यह समझना है कि लोगों की आर्थिक आय कम होना, बेरोजगारी होना, महंगाई से तबाह होना, कर्जे से लद जाना, दिस इज अ साइन ऑफ अ एक्सट्रीमली डेंजरस पैटर्न। जी, मेरी एक और चिंता है। अभी मैं जीडीपी के आंकड़े जो आए कुछ दिनों पहले, उसको मैं देख रहा था, उसमें 2-3 बातें बहुत मुझे परेशान करती है। एक तो क्या है कि हमारे जीडीपी के डेटा में असंगठित क्षेत्र जो होता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, उसका डेटा कुछ आता नहीं है, तो हमें उसकी पोजीशन नहीं पता चलती। दूसरा जो एक बड़ी प्रॉब्लम है कि सर्विसेज सेक्टर तो ग्रो कर रहे हैं, हमारा मैन्युफैक्चरिंग गिर रहा है और एक्सपोर्ट गिर रहा है। अभी प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा ने हमारे ही चैनल पे एक प्रोग्राम में कहा कि हमारे देश को एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी की जरूरत है। मोदी जी ने एक मेक इन इंडिया बनाया था, एक पॉलिसी, वो कहां आपको लगता है क्यों भटक गए उस रास्ते से? अब आजकल उसका कुछ खास सुनाई भी नहीं पड़ता, मोदी जी भी उसका कुछ प्रचार नहीं करते, वो क्यों भटक गए उस रास्ते से? देखिए, 2-4 चीजें हैं। मुझे लगता है राहुल जी इसको बहुत बार कह चुके हैं और बहुत पुरजोर तरीके से कह चुके हैं कि एक मैन्युफैक्चरिंग रेवोल्यूशन लाना जरूरी है, क्योंकि इतने लोगों को सिर्फ सर्विसेज अब्सॉर्ब कर ले वो शायद फीजिबल भी नहीं होगा। उसमें एम्प्लॉयबिलिटी भी एक कंसर्न है, सॉफ्ट स्किल्स भी एक कंसर्न है। इसलिए मैन्युफैक्चरिंग की जो जॉब्स है वो किसी हद तक उबार सकती है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के लिए 2-4 चीजें जरूरी है। और जैसा कि आपने कहा, मेक इन इंडिया वो बब्बर शेर लाया गया था। हर चीज सरकार की, चाहे वो मेक इन इंडिया हो, चाहे वो स्टैंड अप इंडिया हो, चाहे वो स्टार्टअप इंडिया, हर चीज का एक स्लोगन आता है। स्लोगन बड़ा पावरफुल होता है, खूब पब्लिसिटी होती है। 2300 करोड़ ऐसे ही थोड़ी विज्ञापन पर खर्चा हो जाते हैं प्रिंट एड में। मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, हर एड ब्रेक में मोदी जी का जगमगाता चेहरा, पसीने से कहते हैं जगमगा देते हैं अपने चेहरे को, वो लगा देते हैं। उसके बाद क्या होता है, एक्चुअल धरातल पर वो स्कीम जीरो है, क्योंकि आपने उस स्कीम के बारे में ही कुछ नहीं किया। अब इनके लोग बैठकर टीवी चैनल पे हमें बताते हैं सबसे ज्यादा एफडीआई आई, सबसे ज्यादा एफडीआई। अरे 68% वो एफडीआई सिर्फ एक और एक कंपनी रेल जियो में आई पिछले साल, इसके बारे में आपको नहीं बताएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें 2-4 चीजें बहुत तरीके से देखनी है। उसमें हमें जो लैंड लॉज हैं वो फार्मर्स के साथ मिलकर उनकी रजामंदी से बनाने पड़ेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग की जब बात होती है तो लोग कार की, फोन की मैन्युफैक्चरिंग सोचते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत हमें अपने एग्रीकल्चर की मैन्युफैक्चरिंग,
एग्रो प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चर को रेम्यूनरेशन कैसे आप उसको बढ़ाएं। अगर आप अभी देख लीजिए, कृषि में 2 हेक्टेयर से कम जमीन है अधिकतर किसानों के पास, वो लाभ दे ही नहीं सकती है। और इसलिए जरूरी है कि एग्रीकल्चर में जो बस हम मिस कर रहे हैं इधर उधर के लिए, उस पे सवार हुआ जाए। मेरा अपना मानना है कि सर्विसेज क्योंकि हमारा मेन स्टे है, शायद हमारा पाठ्यक्रम चेंज होना चाहिए। बजाय इनका चैप्टर हटाने के, उनका चैप्टर लगाने के, सरकार को पाठ्यक्रम जो है वो सॉफ्ट स्किल्स पर, स्पीकिंग कैपेसिटी पर, कम्युनिकेशन स्किल्स पर लगाना चाहिए। तब हम शायद ज्यादा सर्विसेज वाली जॉब भी ला सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, जब आपकी कोई प्राथमिकता होती है ना, तो आप वो पूरी वैल्यू चेन पर काम करते हैं कि ठीक है, पब्लिसिटी भी होनी चाहिए, आप ग्राउंड लेवल पर क्या है, केंद्र सरकार क्या करेगी, राज्य सरकार क्या करेगी, हमारी प्लग इन प्लग आउट फैसिलिटीज क्या है, ये सब होना चाहिए। लेकिन सरकार ने क्या किया, सरकार ने पिछले 9 साल में, चाहे वो SEZ हो, चाहे वो पोर्ट हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, कानून बदले सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति के लिए। तो फोकस ही नहीं है कि बाकी देश को इसका कुछ फायदा मिले, बाकी देश को इससे कुछ लाभान्वित हो। जी, धन्यवाद सुप्रिया जी, हमें बहुत सी जानकारी देने के लिए। और एक जरूरी मुद्दा है जो मैं आपसे अगले एपिसोड में बात करना चाहूंगा दर्शकों के लिए, वो है जो इनकम डिस्पैरिटी बढ़ रही है, सैचुरेशन ऑफ वेल्थ जो हो रहा है। 5-10 लोगों के पास बहुत पैसा है, बाकी लोग राशन पे डिपेंडेंट है। वो एक बड़ा मुद्दा है, उस पर हम अगले एपिसोड में मतलब मैं जाते वक्त सिर्फ एक बात जरूर बोलना चाहती हूं, मैंने अपने उसमें आंसर में भी बोला है, लेकिन लोगों को जो आपका ये शो देख रहे हैं, उनको ये जरूर सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान की आधी आबादी के पास इस देश के 3% संपत्ति है और 10% सबसे रिचेस्ट इंडियंस के पास 80% देश की संपत्ति है। ये कैसे हो सकता है? और ये आर्थिक असमानता तो आने वाले समय में एक बड़ी भयावह स्थिति बनाने वाली है। जी, इस पर हम अगले एपिसोड में करेंगे। बिल्कुल जी, धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। बहुत धन्यवाद, थैंक यू।